तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, 2024 एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। चलिए बिहार बोर्ड के लिए हम लोग देखेंगे नए नए क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए हम वास्तविक संख्या के थ्योरी लेकर के आए हैं। गणित का वास्तविक संख्या पहले नंबर एक्सरसाइज का, जिसमें एक पार्ट एक जो है उसका पूरा थ्योरी बस एक वीडियो में, और बिल्कुल आप लोग को बिल्कुल मजा आने वाला है। आप यही वीडियो देखिए जिसमें नोट्स, सूत्र, फार्मूला, परिभाषा के साथ में आपको मिलने वाला है। बिल्कुल इसको तोड़ फोड़ कर देना है। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th के लिए। तो शुरुआत करते हैं वास्तविक संख्या के पहले से। सबसे पहले वास्तविक संख्या की परिभाषा देखेंगे। वास्तविक संख्या की परिभाषा देखिए क्या कहता है, और कहता है वास्तविक संख्या की परिभाषा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। पहले शुरुआत हम समझिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। हम लोग बस इतना ही जानेंगे, और अगर दूसरे शब्द में हम लोग अगर जाने तो इसको कहते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के मिश्रण को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, फिर से देखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहेंगे, या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिश्रण को भी हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तथा वास्तविक संख्या के हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या का जो हम लोग लिखते हैं उसे रियल नंबर के नाम से जानते हैं। कौन सा नंबर जानते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए अगर इसकी बात अगर करें तो रियल नंबर का जो पहला लेटर आर है, आर से ही हम लोग सूचित करते हैं वास्तविक संख्या के रियल नंबर के पहले नंबर से, यानी पहले लेटर से। अथवा यानी कि दूसरे शब्दों में हम लोग परिभाषा जानेंगे या इसके मतलब समझेंगे कि वैसे संख्या जिसका वर्ग यानी स्क्वायर हमेशा क्या होता है? एक धनात्मक संख्या हो। ऐसा संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या होता है उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। याद रखेंगे। चलिए इसका हम परिभाषा के साथ में उदाहरण से समझेंगे क्या होता है। देखिए उदाहरण में हम लोग ये समझेंगे, चाहे वो बटा में हो या वर्गमूल में हो, उससे कोई मतलब नहीं। चाहे वो नॉर्मल संख्या की तरह वो अकेले हो या दशमलव में भी हो सकता है। ये कहता है कितना? कहता है कि 2/3 4.5 -5.6 5√3 रूट में भी रहेगा तो वास्तविक संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों होते हैं। इसमें क्या, दोनों के दोनों होते हैं वास्तविक संख्या। ये दशमलव में है तो दशमलव का मतलब ये मत समझिएगा कि दशमलव वाले के नहीं लेना है, सिर्फ नॉर्मल वाले को या बटा वाला को। इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 5.6 हो तो इसे हम 56.10 इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है तो एक पर एक जीरो हम दे सकते हैं बटा में। तो ये बटा में है, परिमेय संख्याएं हैं, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के मिश्रण या उसके समूह को ही हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। तो रूट वाला भी हो जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इत्यादि यानी सभी के सारे जो है ये क्या है? वास्तविक संख्याएं के उदाहरण हो जाते हैं। क्लियर? आगे अगर बात करें कि लेकिन रूट में देखिए -3 है, तो रूट में अगर -3 रहे तो इसका वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या के कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आएंगे। याद रखिए, रूट में रहे और माइनस में रहे, रूट के अंदर माइनस रहे, तब वो वास्तविक संख्या बिल्कुल नहीं होगी। और वो वास्तविक संख्या के लिए हिंदी में हम लोग जानेंगे, गणित में फिलहाल के लिए 10th क्लास के लिए कोई जगह नहीं है। जो रूट में रहेंगे और माइनस में रहेंगे उसके लिए 10th क्लास में कोई जगह नहीं है। हम लोग अपर क्लास में यानी इंटर के में हम अगर जाएंगे तो वहां पर पढ़ने के लिए है, लेकिन 10th क्लास तक कोई जगह इसका नहीं है। इसको तो मार्क भगाइए 10th क्लास तक के लिए। चलिए आगे अगर हम लोग देखेंगे तो शुरुआत करेंगे वास्तविक संख्या के। वास्तविक संख्या के प्रकार कितने हैं? तो वास्तविक संख्या के अगर प्रकार जानेंगे तो वास्तविक संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। याद रखिएगा, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। एक धनात्मक का एक ऋणात्मक। वास्तविक संख्या का प्रकार जानेंगे, एक धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या आपको पता होना चाहिए, वैसी संख्या जो बिल्कुल प्लस चिन्हों के साथ लिखी जाती है धनात्मक संख्या कहलाता है, और वैसी संख्या जो माइनस चिन्हों के साथ लिखी जाती है उसे ऋणात्मक संख्या कहेंगे। या इसको और भी तरीका से भागते प्रकार हम लोग कर सकते हैं या परिभाषा कर सकते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे धनात्मक संख्या को? कि वैसा संख्या जो 0 से बड़ी संख्या हो,
वैसी संख्या जो जीरो से बड़ी हो, जीरो से बड़ी वाली संख्या को धनात्मक संख्या कहेंगे और जीरो से नीचे कम वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। अब परिभाषा समझेंगे। देखिए परिभाषा की बात ही हम लोग कर रहे थे कि वास्तविक संख्या के प्रणाली में, वास्तविक संख्या के प्रणाली में धनात्मक संख्याएं जो होती है शून्य से बड़ी संख्या होती है। याद रखिए वास्तविक संख्या के प्रणाली में, वास्तविक संख्या के सिस्टम में जो शून्य से बड़ी संख्या होती है वो धनात्मक संख्याएं होती है और उनका जो मान होता है धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, प्लस चिन्हों के साथ लिखी जाती है। याद रखेंगे। आगे अगर उदाहरण से बात अगर समझे तो ये जानेंगे कि 1, 2, 55 हो, 1596 हो या 7/12 आपका सारे के सारे पॉजिटिव है, सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है और माइनस में नहीं है। तो माइनस में नहीं है, धनात्मक संख्या। याद रखिए धनात्मक संख्या कभी भी लिखा नहीं जाएगा। धनात्मक संख्या प्लस का हमेशा चिन्ह आपको नहीं लिखा हुआ रहेगा, फिर भी हमको समझना पड़ता है प्लस है, क्योंकि प्लस हमेशा किसी भी संख्या के साथ में छिपा हुआ रहेगा। आपको इसके साथ में आपको प्लस सबके साथ में रहता है, प्लस है जो छिपा हुआ रहता है, सबके साथ में प्लस होता है। प्लस दिया हुआ रहे या ना रहे वो क्या है, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव संख्या होगा, धनात्मक संख्या होगा। क्लियर। चलिए अगला नंबर देखेंगे, ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। ऋणात्मक संख्या वास्तविक संख्या के प्रणाली में, वास्तविक संख्या के प्रणाली में शून्य से छोटी संख्या के या शून्य से कम होती है संख्या, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। वास्तविक संख्या के प्रणाली में, वास्तविक संख्या के प्रणाली में ऋणात्मक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो शून्य से क्या होती है, कम होती है या छोटी होती है। ऋणात्मक संख्याएं के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है, ऋणात्मक यानी कि माइनस का चिन्ह लगा होता है। वैसी संख्या है जिसके आगे यानी कि आगे में क्या लगा हुआ रहे, माइनस लगा रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। चलिए उदाहरण से -20, -3, -66 और -7/12 सबके आगे माइनस लगा हुआ रहेगा ही रहेगा। ना अगर है तो समझिए कि प्लस में है, पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या है, नेगेटिव संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। क्लियर। आगे जानेंगे। अब अगला नंबर हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं के वर्गीकरण। अब वास्तविक संख्या को कितने वर्ग में बांटा गया है, यानी इसका वर्गीकरण। प्रकार तो वैसे दो ही है, लेकिन इसको हम कौन कौन सा चीज को हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। जैसे परिमेय संख्या, अगर कहीं भी देखिए परिमेय संख्या कहिए कि वास्तविक संख्या है, कहीं भी देखिए अपरिमेय संख्या बोलेंगे क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। क्या है, ये परिमेय संख्या हो अपरिमेय संख्या हो, वास्तविक संख्या। पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, जो पूरा संख्या होता है। ऐसा नहीं कि बाटा में रहेगा, पूर्णांक संख्या बाटा में कभी नहीं होता। पूर्णांक संख्या हमेशा पूरा होता है, ये कभी बाटा में नहीं होता है, दशमलव में भी नहीं होता है। ये आप याद रखेंगे। वास्तविक संख्या पूरा अंक होता है और वो भी प्लस माइनस चिन्ह के दोनों के साथ में होता है, तो ये भी होगा वास्तविक संख्या। अगला पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी पूरा संख्या, पूर्ण संख्या वैसे ही याद रखिए, 0 से लेकर अनंत तक लिखे जाने वाली संख्या पूर्ण संख्या होती है। और यहाँ प्रकृत संख्या वैसी संख्या है जो गिनती के संख्या में आती है। गिनती में आने वाली सभी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकृत संख्या। या 1 से लिखे जाने वाले सभी संख्याओं को हम प्रकृत संख्या कहते हैं। तो ये आपका वास्तविक संख्या, पांचों के पांचों आपको क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। क्लियर। अगला नंबर देखेंगे। अब देखिए इसके बारे में परिभाषा के साथ। परिमेय संख्या पहले जानेंगे, परिमेय संख्या कहते किसको है। तो गणित की ये ऐसी एक संख्या होती है, गणित की ऐसी संख्या होता है, आप ऐसे कह सकते हैं कि वैसी प्राकृत संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं। एकदम नॉर्मल आप समझिएगा। ये आप देखिए क्या समझा रहे हैं कि गणित में परिमेय संख्याएं एक प्रकार के वास्तविक संख्या होती है। गणित में परिमेय संख्या एक प्रकार की क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होती है। कहते हैं कैसे कि इसे x/y या P/Q कहीं भी देखिएगा बुक में या कुछ भी कोई टीचर अगर पढ़ाए भी होंगे, आप कहीं पर पढ़े भी होंगे, वहां पर देखिएगा P/Q या x/y रहे, P/Q रहे, A/B रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं जी। हमको बाटा में होना चाहिए सिर्फ, और वो भी आपको कोई, इसके मतलब यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं हम, ऐसे अचर मान देखेंगे। कहता है कि x/y के रूप में होता है। ऐसी संख्या है, कहता है गणित में परिमेय संख्या एक प्रकार की वास्तविक संख्या होती है और P/Q के रूप में होती है।
P बटा Q के रूप में होती है, जहां Q जो Q P बटा Q या X बटा Y, जहां Y शून्य के बराबर नहीं होता है। याद रखिए, P बटा Q के रूप में रहे जहां Q नॉट इक्वल टू 0, या X बटा Y के रूप में रहे जहां Y नॉट इक्वल टू 0, A बटा B के रूप में रहे जहां B नॉट इक्वल टू 0। एक बात समझिए, एक बार में टोटल कई प्रकार के अगर रहे परिमेय संख्या या आपके रहे अपरिमेय संख्या, उसका एक बार में परिभाषा आप दीजिए। आगे समझाते हैं इसका उदाहरण। कहते हैं क्या, जो सुनिए पहले यहाँ पर ये हम लोग सुनेंगे कि उदाहरण में कि 2 बटा 4, 5 बटा 10, 1 बटा 4, 1 बटा 2, जितने बटा में आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। अब बटा में आएंगे तो कोई कोई कह दे कि सर जी रूट वाला भी होगा का, रूट वाला होगा का। आप सुनिएगा पहले कि रूट वाला होगा का, परिमेय संख्या रूट वाला होता है, बात समझो, होता है परिमेय संख्या रूट वाला होता है। कौन होता है, वैसी संख्या है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता हो, रूट में रहे। और आपको देखिए बता रहे हैं, पहले हम बिल्कुल एक बार में समझिए पूरी अच्छा से सफाई करके क्या समझेंगे कि रूट में रहे 16, और 16 रूट में है तो रूट वाला होता है, बिल्कुल होता है जी। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा होता है वो होता है, क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। जो रूट में रहे, रूट में 9 है, इसका वर्गमूल पूरा पूरा होता है तो परिमेय संख्या होता है। जिसका वर्गमूल 25 है बाबू, यहाँ वर्गमूल 25 के 5 होता है, वर्गमूल पूरा पूरा निकलता हो, वो परिमेय संख्या होता है। और जिसका वर्गमूल कभी ना निकले, पूरा पूरा नहीं निकलना चाहिए, पूरा पूरा अगर ना निकलता हो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में अगर समझाया तो आप रूट 6 ले लीजिए, रूट 3 ले लीजिए, रूट 2 ले लीजिए, रूट 10 ले लीजिए, इसका वर्गमूल कभी निकलेगा नहीं, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। परिभाषा से अगर जाने तो ये भी समझिए कि गणित में अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होती है। गणित में अपरिमेय संख्याएं क्या चीज का, वास्तविक संख्या का समुच्चय होती है, जिसे अनुपात या अंशों के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता। हम लोग क्या चीज के रूप में, अनुपात के रूप, अनुपात मतलब बटा के रूप में, अनुपात मतलब क्या होता है, बटा के रूप में या अंशों के रूप में। अंश मतलब पूरा पूरा अंक के रूप में हम व्यक्त नहीं करते हैं। उदाहरण में समझेंगे, रूट 2, रूट 6, रूट 3, रूट 28, रूट 11, समझेगा, रूट में रहेगा, याद रखिए रूट 11, इन सभी का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं होती है, ये पूर्णांक संख्या नहीं होता है। क्लियर, जब इतना क्लियर तब आगे बढ़ेंगे। क्लास में अगर मजा ना आए तो फिर कहिएगा, और अगर मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे बढ़ते रहेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता, पूर्णांक संख्या। कहता है एक पूर्णांक संख्या कोई भी संख्या है, एक पूर्णांक संख्या कोई भी संख्या हो सकता है। कब, जब या तो शून्य हो सकता है, या सकारात्मक हो या ऋणात्मक। सकारात्मक मतलब धनात्मक, सकारात्मक मतलब क्या होता है, धनात्मक। क्या याद रखेंगे, सकारात्मक का मतलब धनात्मक होता है। यानी कि पूर्णांक संख्या कोई भी हो सकता है। कब, शून्य हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। कहता कि यह कभी भी अंश, दशमलव और प्रतिशत नहीं होता है। यहाँ पर सुनिए, अंश, दशमलव या प्रतिशत नहीं होता, अंश में नहीं होता है, धनात्मक अधिक दशमलव में नहीं होता है, और प्रतिशत में नहीं होता। अब कोई कह दे कि 10% या 5%, 3%, ये बताइए पूर्णांक होगा, चाहे प्लस लगा दीजिए माइनस लगा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं जी, ये नहीं होता है। पहले बोल दिए दशमलव में 3.2 होगा, नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं मारेंगे, क्योंकि परिमेय हम पहले बता दिए क्या कि पूर्णांक संख्या में दशमलव वाला, अंश वाला या प्रतिशत वाला नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं। क्लियर, इतना बात अगर याद है, अगला देखेंगे तब क्या माइनस, तो पहले देख लेंगे आप लोग उदाहरण से। माइनस में 3 है, माइनस में ये बिल्कुल माइनस में, बटा में भी नहीं है, अंश मतलब बटा वाला समझिएगा, अंश बटा हर जो होता है ना उस तरह से। अब हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या जान गए, पूर्ण संख्या जानिए। चौथा नंबर क्या कहता है, यह वास्तविक संख्याओं का एक भाग है,
यह जो है वास्तविक संख्या का ही एक भाग है, ये भी वास्तविक संख्या का भाग है, ये भी वास्तविक संख्या का भाग है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कहता है, जिसमें दशमलव, भिन्न या ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित नहीं होती। दशमलव को नहीं लिया जाता, भिन्न को नहीं लिया जाता, भिन्न यानी बटा वाला संख्या, ऋणात्मक संख्या को नहीं लिया जाता, यहाँ तक कि हम लोग कहे प्रतिशत वाली संख्या को भी नहीं लेते हैं। कहता है यह धनात्मक पूर्णांकों और शून्य का संग्रह होता है, धनात्मक पूर्णांक और शून्य का संग्रह। अब धनात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जो शून्य से बड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या बोलते हैं। तो ये होंगे धनात्मक संख्या जो शून्य से बड़ा होगा, तो शून्य से बड़ा और जीरो को सम्मिलित किया जाता है। देखिए शून्य का भी संग्रह होता है, शून्य भी सम्मिलित होता है साथ में। शून्य और शून्य या शून्य से बड़ी संख्या जो अनंत तक लिखी जाती है, बिल्कुल पूरा अंक रहेगा, उसे हम पूर्णांक संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। क्लियर। चलिए अगर क्लियर है और अगर उदाहरण से हम समझ रहे होंगे तो जीरो से लेकर के अनंत तक पूरा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, यहां से लेकर इन्फिनिटिव तक, यानी अनंत, अपरिभाषित है, कहीं तक भी हो सकता है। आप लिखेंगे, आपके मम्मी पापा लिखेंगे, दादा दादी और बाल बच्चा से लेकर सब कोई और आ जाएगा, खत्म नहीं होगा। ये याद रखो। अब जेपी एजुकेशन का अगर टॉनिक मिल रहा है तो बिल्कुल दबा के मारिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सुनिए क्या कहता है। कहता है 5वां नंबर में प्रकृत संख्या, क्या कहता है, प्रकृत संख्या। कहता है प्रकृत संख्या के पहले कि यह एक वास्तविक संख्या के भाग है। यह एक किसका भाग है, वास्तविक संख्या के भाग है, जो एक से शुरू होने वाले और अनंत के साथ खत्म होता है। एक से शुरू होता है और अनंत के साथ, यानी अनंत मतलब समझे, वही बोले जो सबको ओर आ जाएगा, खत्म नहीं होगा। हाँ, वे वास्तविक संख्या का भाग है, लेकिन एक से शुरू होता है और अनंत तक लिखा जाता है, खत्म नहीं होगा। अनंत पर समाप्त होने वाले सभी सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्लस वाला सभी पूर्णांक संख्या को शामिल करता है। और इन संख्याओं में शून्य को, भिन्न को, दशमलव को या ऋणात्मक मान को नहीं शामिल किया गया है, नहीं शामिल किया गया है। यानी एक से 1 2 3 4 5 6 से लेकर के इन्फिनिटिव तक मारिए, अनंत इसको कहेंगे, या ईटीसी मारिए, वो भी चलेगा जी, वो भी चलेगा। क्लियर। आगे हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्या कहता है कि वास्तविक संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात। अब अच्छी बातें समझिए वास्तविक संख्या के बारे में। किसके बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में। अच्छी बात क्या है, कहता है कि सम्मिश्र संख्या के अतिरिक्त, सम्मिश्र संख्या के यानी सम्मिलित संख्या, जो सम्मिश्र संख्या के अतिरिक्त, अलावा, अतिरिक्त मतलब क्या होता है, अलावा प्रत्येक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। कहता है कि पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सभी वास्तविक संख्या है। फिर से सुनिए, कहता पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सभी के सभी वास्तविक संख्या होती है। क्लियर। एक अच्छी बात हो गया। दूसरी अच्छी बात समझेंगे, हमको अच्छी बात अब जानेंगे प्रकृत संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में। अब वास्तविक संख्या का दूसरी बात समझेंगे, इसी का ही ग्रुप है जो वास्तविक संख्या में आता है। क्या, समृद्ध गुणधर्म। अब समृद्ध गुणधर्म का होता है, जो समझिए बाबू। पहली बात तो ये कहता है, समृद्ध जो गुणधर्म होता है कि दो में अगर कोई भी संख्या हो, उसका अगर वास्तविक संख्या हो तो वास्तविक संख्या कहता है, उसका गुण है, उसका नियम कहता है कि हम सब जब रहेंगे तो हमको में किसी को जोड़ो या गुना करो। जब एक बार परिणाम आ गए तो बार बार बदलेंगे नहीं, एक ही बार आएंगे। समझाते हैं आपको, ये बात अगर समझ गए तो समझिए आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहता है कि देखिए, तो 6 में 3 के जोड़ेंगे तो 9 आया, तो 6 में 3 को जोड़ेंगे तो सब दीना 9 आएगा, ये कभी नहीं बदलेगा। एक जैसे 2 में हम अगर 3 के जोड़ेंगे 5 होता है तो सब दीना 5 आएगा, चाहे हम जोड़े 5 आएगा, आप जोड़िए
5 आएगा, हमारे नाना नानी मौसा मौसी कोई जोड़ेगा उतना ही आएगा, कभी चेंज नहीं होगा, उसको बोलते हैं। या गुना कर दे, मान लीजिए 3 गुना 2 अगर 6 आ रहा है तो सब घड़ी 6 ही आएगा। ऐसा मत समझिए कि जोड़ेंगे तो उतना ही या गुना करेंगे तो उतना ही, नहीं, जोड़ेंगे तो ओकर अलग नियम होगा, गुना करने का अलग नियम होता है। और इस तरह से कहता है कि जो दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ा जाए और गुना किया जाए तो कहता है परिणाम जो होता है वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है, रियल होता है परिणाम, वो बदलेगा नहीं, वो रियल होगा। उदाहरण में आप समझिए गए होंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्या कि 6 + 3 9 होता है, या 3 + 9 अगर 3 + 6 करेंगे तब वो क्या होगा? 9 ही होगा। ये भी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या और ये भी वास्तविक संख्या। समझिए, ये 2 भी वास्तविक, 3 भी वास्तविक संख्या, ये 2 भी वास्तविक संख्या और ये 6 भी क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्या से जोड़ो, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के वास्तविक संख्या से गुना करो, फिर भी क्या होगा? वास्तविक संख्या होंगे। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अब अगला नंबर बात समझेंगे, नीचे थोड़ा सा आ जाइए। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है जो समझिएगा। क्रम विनिमय नियम अगर समझेंगे तो ये जाने क्रम विनिमय नियम कहता है कि दो संख्याओं को जब जोड़ो या गुना करे और उसका जो मान आता है बिल्कुल आप एक रंग के गुना कीजिए या पलट के गुना कीजिए, उसका ऐसा जो परिणाम होता है सेम आता है। और जब सेम आए तो उसी को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अब क्रम विनिमय नियम में एक भी और बात समझाते हैं। क्रम विनिमय नियम जो होता है 2 तरह से होता है, एक योग का क्रम विनिमय नियम और एक होता है गुणन का क्रम विनिमय नियम। अब कहता है कि योग का क्रम विनिमय नियम जो होता है, जो जोड़ेंगे तब उसका मान होता है सेम, और गुणन का क्रम विनिमय नियम जब गुना का चिन्ह यानी गुना का नाम लिखा है। अब यहाँ पर समझाएंगे कैसे, जो समझिए पहले एकदम ध्यान से। अब एक इसमें कहता है 3 + 2 5 होता है, तब 2 + 3 भी क्या होगा? ये 2 + 3 भी क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। 2 + 3 भी 5, यानी कि इसका जोड़ या इसका जोड़ दोनों का सेम, यानी अगर इधर इधर जोड़ते दोनों भी बराबर, यानी कि 3 जोड़ 2 और 2 जोड़ 3 दोनों का हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एक क्रम विनिमय नियम कहता है। साथ में ऐसा नहीं कि सिर्फ गुना में, जोड़ में, गुना में भी होता है। 3 गुना 2 कहिए या 2 गुना 3 कहिए, ये दोनों का होंगे सेम होता है। क्रम विनिमय नियम का नियम कहता है वास्तविक संख्या के तहत में। ठीक है, तो ये बात हुआ क्या चीज का? ये जोड़ में रहेगा तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम, और गुना रहेगा तो गुणन का क्रम विनिमय नियम। क्लियर? आगे समझेंगे। अब 2 को संख्या के जाने, 3 संख्या में भी ये होता है, जैसे उसको सहचर नियम कहते हैं। जो कहता है सहचर नियम को कि 3 संख्याएं को अगर हम गुना करें, चाहे पलट के गुना करें या सेम तरह से गुना करें, दोनों का मान बराबर आएगा। और आप कर सकते हैं या जोड़ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि गुना करें, जोड़ भी करेंगे दोनों का मान सेम आएगा। जैसे आपको समझाते हैं, मान लीजिए अगर 3 जोड़ 2 जोड़ 5, चाहे इसको अब देखिए, इस कोष्ट का मतलब ये समझिएगा कि पहले कोष्ट वाला के काम होता है। अब इसको भी ऐसे देखिए आगे पीछे कर सकते हैं ऐसे, 3 + 2 + 5। अब पहले हम लोग 2 और 5 के जोड़े थे, अब एकरा में हम 2 और 5 के जोड़ते हैं, अब एकरा में हम 3 और 2 के जोड़ेंगे, आगे पीछे वाला के जोड़ेंगे। अब दोनों के पहले 3 के छोड़ दीजिए, ये 7 हो जाएगा, और जोड़ेंगे दोनों के कितना हो जाएगा? ये दोनों हो जाएगा 10। अब इधर जोड़ते हैं, ये दोनों के जोड़ेंगे 5 होगा, और इसे जोड़ेंगे तो 5, यानी कि ये भी होंगे 10। दोनों के दोनों क्या हो गए? इक्वल। एक नियम एक आता है जोड़ में हो या गुना में, गुना का चिन्ह दीजिए या जोड़ का चिन्ह दीजिए, सेम आता है। यहाँ पर समझेंगे कि 3 गुना 2, देखिए कोष्ट हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। या चिन्ह भी आगे पीछे, 3 आगे है बाबू, यहाँ 3 आगे, यहाँ 3 पीछे, यहाँ 2 आगे बीच में, यहाँ 2 बीच में, 7 है जो पीछे और एकरा में आगे, आगे पीछे रहेगा तो सेम होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है वास्तविक संख्याओं का वितरण गुण। वास्तविक संख्याओं का वितरण गुण। अब वितरण गुण समझिएगा, एक किसी भी गुना, अगर बड़ा संख्या को गुना करते हैं तो छोटा करके आप आसान से कैसे गुना करेंगे, ये नियम ये सिखलाता है। कहता है कि बड़े आंकड़ों वाले पूर्ण संख्याओं के
प्रश्न का योग या अगर गुणन का प्रयोग करना हो तो उसका गुणन योग, गुना और योग, योग माने जोड़, गुना जोड़, दोनों का प्रयोग करके इसको सरल किया जा सकता है या किया जाता है। कहता कि इस तरह से हल करने पर प्रश्न जो होते हैं जल्दी बनते हैं और आसानी से बन जाते हैं, हल हो जाते हैं। क्लियर? उदाहरण में समझेंगे और उदाहरण में आपको समझाते हैं, पहले तुम ध्यान से समझिएगा, समझ गया तो क्लियर। कहता है जैसे मान लीजिए अगर हमको अगर गुना कर रहा हो किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए कि 112 हो, 112 के गुना कर रहा है बाबू 3 से, 3 हो 2 हो, कोई संख्या ले सकते हैं आप, उदाहरण में यहाँ भी दे सकते हैं। अब एक ही चीज को आप यहाँ पर समझ सकते हैं, इसको भी समझ लीजिए। पहले अगर देखने में लग रहा बहुत बड़का वो है, इसको तोड़ देंगे, तोड़ेंगे कैसे? इसको तोड़ने के 2 तरीका या 3 तरीका आप जो तोड़ सकते हैं। 100 में आप प्लस 12 में तोड़ सकते हैं, 100 में 10 में प्लस 2 में करके तोड़िएगा, तब वही क्या होगा? 112 लिखेंगे। क्या तोड़ेंगे? 100 तोड़ेंगे, जोड़ 10 तोड़ेंगे, जोड़ 2, इस सबको जोड़िए ना, 112 तो लिखे जी। हम इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप आराम से करें तो हम देखिए इससे भी कर सकते हैं, इसको दोनों तरीका से आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको हम आपको समझाते हैं। इसको करने के बाद हम बीच में गुना है, गुना में 3 से, अब गुना कीजिए तो गुना कर सकते हैं, 3 में गुना करेंगे 100 से, 300 क्या हो जाएंगे? 300 प्लस 12 में 30 से बढ़ती है 36, 12 का 12 कौन नहीं जानता? सब जानता। 112 का भाड़ा आप लोग नहीं जानते होंगे, हम भी नहीं जानते जी, 112 का वही पढ़ाया नहीं जाता, 40 तक भाड़ा पढ़ाया जाता है, क्योंकि जमाना है बिल्कुल 40 तक ही। अब कंप्यूटर मोबाइल का जमाना आ गया है, और आपको पता होगा कि कैलकुलेटर का जमाना है, मोबाइल में भी कंप्यूटर मिल जाता है, तुरंत गुना कर लेंगे फटाफट। अब लेकिन भी चाहता है कि हमको आसान से जितना जल्दी बन जाए, वो भी अपना दिमाग पर जोर देना नहीं चाहता। ये बिल्कुल आसान तरीका है। अब इन दोनों का हम गुना कर दिया, गुना करके जोड़ दीजिए, क्या हो गया? 336 हो गया जी, बिल्कुल आंसर है। तो इस तरह से आप तोड़ करके गुना करें, ये जल्दी भी बनता है और आसान बनाने में होता है। अगर ये समझ गए होंगे तो साथ ही समझ में आएगा। जैसे देखिए कहता है यहाँ पर 6 गुना 34, 6 गुना 34। अब इसको तोड़ेंगे कैसे? 6 को देखिए, 6 को 6 छोड़ देंगे, 34 को कैसे लिखेंगे? 30 जोड़ 4, 30 4 34 होता है। अब 6 में 30 से गुना कीजिए तो 6 का 18, देखिए 6 में 30 से पहले गुना कर लेंगे, और फिर 6 में 4 से गुना करेंगे, 6 में 30 से गुना करेंगे, 6 में 4 से, 6 का 18 180, और 6 में 4 से 6 चौका 24, और दोनों को जोड़ेंगे 204। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ेंगे, यही तरीका हम लोग जानेंगे और इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब ये हम लोग चलेंगे वास्तविक संख्या का फॉर्मूला। ये होता है वास्तविक संख्या में ही फॉर्मूला होता है एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम का मतलब समझेंगे लघुत्तम समापवर्तक होता है, एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, हम लोग जानते हैं। अब समझेंगे एलसीएम और एचसीएफ जो हम लोग निकालते हैं, तो देखिए ये निकालने के, एचसीएफ निकालने के एक होता है यूक्लिड विभाजन विधि, वो बताएंगे। एल्गोरिथम विभाजन विधि आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पर समझेंगे लसा बराबर फॉर्मूला था पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब भागा क्या होता है? एचसीएफ। या हम ऐसे अगर जाने, देखिए ये फॉर्मूला पूछता है, इसलिए 1 नंबर के लिए आप लोग याद करेंगे, मात्र 1 नंबर आएगा इसमें से। तो 10वीं क्लास के अगर 1 नंबर चाहते हैं तो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखेंगे। अक्सर हर बार पूछा गया है, हो सकता है आपसे पूछ दे। क्या होता है कि लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो अगर यही फॉर्मूला आप याद कर लिए ना, तो बाकी 4-5 फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है ना, सब फॉर्मूला एक के ऑपोजिट होता है। इधर गुना में बराबर का इधर आएगा भागा में। देखिए लसा को छोड़ दिया और मसा इधर गुना में, इधर आ गया भागा में बाबू। मसा जिसको एचसीएम कहते हैं वो आ गया इधर भागा में, और इसी संख्या इस दोनों के कोष्ठ में बंद कर दिया। बस सेम टू सेम आगे पीछे गुना भाग करना है, ये बस यही है। इसको आपको वो याद करना पड़ेगा आपको इसको, और उसके बाद इधर से उधर पलटना है। वो आपको जब सॉल्यूशन करेंगे तब आपको बढ़िया से समझाएंगे उदाहरण के साथ में। आपको ऐसे भी समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो ज्यादा बड़ा बन जाएगा, है ना। थोड़ा आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए यूक्लिड विभाजन, इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन परमेयिका। क्या लिखा हुआ? परमेयिका। अच्छा यह कर दीजिए, परमेधिका लिखा हुआ है, परमेयिका कर देंगे। यूक्लिड विभाजन परमेयिका। अब इसी को कहते हैं एल्गोरिथम विभाजन विधि। एल्गोरिथम भी इसी का नाम है, और इसको भी जानेंगे। इसका फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। साथ पढ़े होंगे, कभी तो पढ़े होंगे, और ना पढ़े हो तो पढ़िए कि क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये भी ऑब्जेक्टिव में आते रहता है, अक्सर पूछा है, हो सकता है कि इस बार पूछ दे, इसलिए याद रखेंगे। क्या कहता है कि 2 संख्या होता है, 2 संख्या ही होता है। अब देखिए 2 या 2 से ज्यादा भी संख्या हो सकता है, ऐसा नहीं कि 2 ही संख्या।
दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मानेंगे अभी दो की कि दो संख्या हो तो ए को हम ए के बी दिए जाते हैं, ए को ए समझते हैं, ए को बी समझते हैं। अगर इसमें जो बड़ा हो उसको ए समझेंगे और जो छोटा रहेगा उसको बी कहते हैं। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं, कहता है कि ऐसी अद्वितीय जो पूर्ण संख्या होते हैं उसमें क्यों एगो संख्या आ जाता है बाबू, एगो संख्या आर जिसको विद्यमान होता है, कोई दो संख्याओं में क्यू और आर विद्यमान होते मौजूद होते हैं। अब उसी में हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर जीरो आर जो होता है वो जीरो से बराबर भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, और बी होता है जो आर से छोटा ही होता है, बराबर कभी नहीं होता है। बराबर होगा तो कट जाता है, बराबर नहीं होता। क्लियर? इसके बारे में अगर बनाएंगे हम लोग तो वो हम लोग कुछ बनाएंगे तब उस समय देखेंगे। अभी हम लोग हल नहीं कर रहे हैं, अभी थ्योरी सिर्फ देख रहे हैं। थ्योरी में वैसे सॉल्यूशन एक आध को देना चाहिए लेकिन हम आपको नहीं दे रहे हैं। आगे देख लेंगे सम संख्या, यहाँ पर कुछ नंबर है तो नंबर सिस्टम में कुछ नंबर आते हैं जो सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी प्राकृत संख्या जिसे दो से भाग लगाने पर पूरी पूरी कट जाती है उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। ये बिल्कुल आप लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो ये तो आप लोग को याद होना चाहिए। और नहीं तो देखिए कोई टीचर ऐसा नहीं होता है कि कोई टीचर आपको पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते तो हर टीचर है, आप लोग याद नहीं कर पाते वो अलग बात है। देखिए अगर बढ़िया समझाए होते, अगर समझे हुए होते तो आपको याद भी होता। अगर पहले आप समझ चुके होते तो आज पढ़ने की ऐसा बात नौबत नहीं आती। अगर नहीं पढ़े होंगे तब आपको, या पढ़े भी होंगे तो रिवीजन आपको हो रहा होगा बिल्कुल अच्छे से, और ये क्लियर करते चलेंगे। वैसी प्राकृत संख्या जिसे दो से अगर भाग लगाएंगे तो पूरी पूरी क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, ये कितना हो गया समझेंगे, 8, 10, ये 31 नहीं होंगे बाबू, 31 2 से थोड़ी करता है, नहीं होगा। अब समझिएंगे एक और परिभाषा अगर देना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि वैसी प्राकृत संख्या जिसके अंतिम अंक, जिसके इकाई के स्थान पे दूर रहे, पहले 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे, इनमें से अगर कोई हो इकाई के स्थान पे, वैसी संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इवन नंबर, सम संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे, सम संख्या, इवन नंबर बोलते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे इवन नंबर के साथ हम लोग ओड नंबर यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्या है जिसे 2 से भाग लगाने पर पूरी तरह से विभाजित नहीं होते हैं, उसमें शेष बच जाते हैं, तो ये हम विषम संख्या कहेंगे। अब विषम संख्या की एक और परिभाषा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि वैसी संख्या है जिसके इकाई के स्थान पे, वैसी संख्या है जिसके इकाई के स्थान पे 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे या अगर 9 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलती है। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। अगर एक और परिभाषा देना चाहे कि कोई के लगे सर जी एक और परिभाषा दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं जी। वैसी संख्या जिसे 2n के रूप में लिखते हैं, जहां n है जो नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है, n जो होता है नेचुरल नंबर होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, सम संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या है जिसे 2n-1 के रूप में लिखते हैं उसे भी क्या बोलेंगे, उसे हम विषम संख्या कहेंगे। लेकिन n जहां प्राकृत संख्या रहेगा, क्या रहेगा, प्राकृत संख्या। क्लियर? आगे अगर बढ़े तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, भाज्य संख्या जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। अब इसमें हम लोग समझेंगे, क्या समझने वाली बात है जो देखेंगे। चलिए, कहता है कि वह प्राकृत संख्या है जो स्वयं से एक से और स्वयं और एक के अलावा, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से क्या होती है, विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी और संख्या से अगर कटता है, भाज्य होता है, तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। वैसी संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा कोई अन्य संख्या से कटता है, तो उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, आप इसको बता दे, सबसे छोटी भाज्य संख्या सिर्फ 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। तो आपका 4 हो जाएगा, 6 होंगे, 9 होंगे, 10।
क्योंकि ये है जो 1 से कटता है, दुक्कों से कटता है और 4 से कटेगा। तो 1 का 4 से कटा यानी 1 और अपने आप से कटा, साथ में 2 से भी तो कटा, तो ये हो जाएंगे। साथ में अगर 6 की बात करें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा, यानी 4 संख्या से कट गया। 2 संख्या से केवल कटे 1 और अपने आप, तो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। और इसके अलावा कोई से करता है तो इसे भाज्य संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर यानी कि वह प्राकृत संख्या जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित होती है, जो केवल 1 से और अपने आप से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1, देखिए आपको बता दें, ये ऑब्जेक्टिव में आया है बाबू, एग्जाम में आया हुआ है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होंगे, 7 होंगे, 11 होंगे, 13 होंगे, 17 होंगे, 19 होंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन आते रहेंगे और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा बाबू। कभी कभी ऐसा भी आता है कि सर बताओ बाबू कि 0 से लेकर के या 1 से लेकर के 50 तक के बताइए कि अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर के कितना, 1 से लेकर के 50 तक के अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, एक होता है 15 गो होता है। क्या होता है? 15 गो। अब कहता है 0 से लेकर के 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 15 गो। अगर कोई के दिमाग में आए कि 1 से लेकर 100 तक के भी तो बता सकते हैं सर, ये पूछता है बुआ और पूछा एग्जाम में कि ये 0 से लेकर के 1 से लेकर के 100 के बीच में बताइए कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो कोई के दिमाग में आया कि 50 तक के 15 गो, तो 100 तक के 30 गो हो जाएगा। नहीं, 25 गो होता है। ये बिल्कुल याद रखिए, 25 गो से ना ज्यादा ना कम, 25 गो आएगा। तो इसे भी हमको याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बाबू, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या बड़ा मजेदार चीज है। ये कहता है ना कि 2 संख्या रहो या 2 से ज्यादा रहो, 2 रहो या 2 से ज्यादा, दोनों का मसा 1 हो। बिल्कुल आसान, याद कर लीजिएगा। वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या है, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या है जिसका मसा कितना हो, जिसका मसा कितना हो, जिसका मसा 1 और केवल 1 होता है, उसे क्या बोलेंगे? सअभाज्य, जिसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर? चलिए आगे। अगर मजा आया हो तो बिल्कुल ये दोनों का भी देखिए, 2 संख्या बाबू, और दोनों का मसा आप 1 होता है, और 2 संख्या 2 या 3 संख्या रह सकता है। हो सकता है कि 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो इन सभी संख्या 3 संख्या, इसका कौन सा संख्या है? तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जी को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या, क्योंकि सबका मसा केवल 1 ही होगा। तो 1 का जब हो तो उसको क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या बोलेंगे। फिर ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, ये बचपने में सिखाया जाता है, आपको भी याद होगा। अगर बड़ी संख्या की बात करें कि बड़ी संख्या, तो जितना अंक बड़ी संख्या उतना 9 डाल देंगे, और जितना अंक छोटी संख्या ओकरा से 1 कम 1 पर 0 चढ़ा देंगे। अगर कोई पूछे कि 1 अंक बताइए छोटी संख्या, तो 1 अंक छोटी संख्या 1, और 1 अंक छोटी संख्या 2 अंक छोटी संख्या कहता 1 पर 1 0, 2 अंक था, 2 से 1 कम 0 बैठा देना है 1 पर, 2 से 1 कम 1 0 बैठा देना। अगर कोई बोल दे 9 अंक की छोटी संख्या, तो 9 से कम 8 होता है, 8 को 0 बैठा देंगे। कितना पर? 1 पर। किस पे? 1 पर। तो वो छोटी संख्या। बड़ी संख्या की बात करें, 8 अंक तो 8 गो 9, 9 अंक बड़ी संख्या 9 गो 9, 10 अंक बड़ी संख्या 10 गो 9। तो इस तरह से हम लोग समझ लेंगे कि 1 अंक बड़ी संख्या 1 गो 9, 2 अंक बड़ी संख्या 2 गो 9, 3 अंक बड़ी संख्या 3 गो 9, 4 अंक बड़ी संख्या 4 9, 5 अंक बड़ी संख्या 5 9। यानी 1 अंक बड़ी संख्या 9, 2 अंक बड़ी संख्या 99, 3 अंक बड़ी संख्या 999, 4 अंक बड़ी संख्या 9999, और 5 अंक बड़ी संख्या 99,999। क्लियर? छोटी संख्या, 1 अंक छोटी संख्या 1, 2 अंक छोटी संख्या 10, 3 अंक छोटी संख्या 100, 4 अंक छोटी संख्या 1000, 5 अंक छोटी संख्या 10,000। ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़ होता, वही तो छोटी संख्या होता है। और बड़ी संख्या की बात करते हैं तो 9 दे देते हैं। बात खत्म। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग से बिना पूछे हुए और आप लोग भी अगर खुश हैं तब भी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप फिर से रिपीट करके आप वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग चलेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु है बाबू, ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है। कहता है एक ना तो भाज्य संख्या
और ना ही अभाज्य संख्या होती है। याद रखना पड़ेगा, एक जो होता है न भाज्य संख्या न अभाज्य संख्या के कैटेगरी में आता है, दोनों में से कोई नहीं होगा। दो की बात करें, दो एक अभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसलिए नोट के में याद रखिएगा कि दो अभाज्य संख्या तो सबसे छोटी है ही, साथ में सम संख्या भी 2 है। आगे कहता है कि सभी प्रकार के अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। सभी प्रकार के अभाज्य संख्या है वो विष में होता है। सम अगर होता तो 2 तो उसको ठोक देता, काट देता। बिल्कुल याद रखो, सम संख्या अगर होता तो 2 उसे क्या करता, काट देता, भाज्य कर देता, तो भाज्य संख्या भी तो हो जाता। लेकिन अभाज्य संख्या की बात कर रहा है तो सभी जितना अभाज्य संख्या होगा वो विषम संख्या ही होती है। तो ये बात भी आप लोग क्लियर रखेंगे। चलिए चौथा नंबर देखेंगे, कहता है 1 और 25 तक की गिनती में, 1 से 25 के गिनती में 9 गो अभाज्य संख्या। बताए अभी तो बाबू कि 1 से लेके 25 तक के संख्या जो होता है, एक में बिल्कुल अब सुन लीजिए, 9 गो होता है का अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक के संख्या में 15 गो होता है अभाज्य संख्या। ये 9 गो 15 गो। यही अगर 100 की बात किया जाए तब देखिए, आप यहाँ नहीं कि 1 से 0 भी आप बता सकते हैं कि 0 से 25 तक के बीच में क्या गो अभाज्य संख्या, 9 गो। 0 से 50 के बीच में क्या अभाज्य संख्या, 15 गो। 1 से लेकर 100 तक कितना अभाज्य संख्या, 25 गो। ठोकाया, मजा आया। चलिए जाड़ा का फायदा ऐसे उठाते हैं। आगे देखेंगे, कहेंगे बाबू नोट में कि किसी भी 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सम संख्या होती है, और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो वो भी समय संख्या होता है। ये हो गया आपका नोट पॉइंट। आगे अगर बढ़े तो देखते हैं कुछ, ये आपका भी बाबू थोड़ा आप समझिएगा इसको शॉर्ट में, क्योंकि ये शॉर्ट चीज ही है। कहता है कि प्रकृत संख्या, तो प्रकृत संख्या समझिएगा वैसी संख्या जिसे गिनती के संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, या 1 से लेकर अनंत तक लिखे जाने वाले सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। क्लियर। सम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूरी पूरी कट जाती है, 2 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाती है, उसे क्या बोलेंगे, सम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या है जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता है। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से शुरू करके अनंत तक लिखे जाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का सम्मिलित रूप होता है, बिल्कुल पूर्णांक वाला, है ना, तो उसे पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब भाज्य संख्या की बात करें तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से कटता है, भाज्य होता है। एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से कटता है, भाज्य होता है तो भाज्य संख्या, और नहीं भाज्य होगा तो अभाज्य संख्या। एक और अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से भाज्य नहीं होगा, अभाज्य संख्या, और भाज्य हो जाएगा तो भाज्य संख्या। आगे सभाज्य संख्या, तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के जब मसा निकालते हैं तो 1 के बराबर हो। 2 या 2 संख्या से अधिक का मसा 1 अगर होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, सभाज्य संख्या। परिमेय संख्या जिसे P बटा Q, X बटा Y, A बटा B या W बटा हम X भी तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं जी। बटा की बात कर रहा है, लेकिन बटा में 0 नहीं आना चाहिए। बटा में 0 होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। बटा में 0 खाली नहीं आना चाहिए, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे बोलते हैं, तो अपरिमेय संख्या उसे बोलते हैं कि वैसी संख्या जो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकलता हो, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकलता हो, रूट में हो, रूट 3 है, रूट 6 है, वर्गमूल कहाँ निकलता है, तो ये क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या की बात करें तो वैसी संख्या, वास्तविक संख्या ऐसे भी आप देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या, सम संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। याद रखिए, ये आप देखिए, प्रकृत संख्या, उसका पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये 5 संख्याओं का सम्मिलित रूप जो होता है, ये वास्तविक संख्याएं होती है। और अगर इसकी बात करें अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या जो रूट में तो हो, साथ में माइनस लेके घूमते चलता है, तो जब माइनस से लेके घूमते चले, इसी को तो बोलेंगे बाबू रूट में कुछ और है। रूट में ऐसा नहीं कि रूट में 100 रहे, तो ये बाबू अब वास्तविक संख्या है। ये वास्तविक संख्या रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं होगा, अवास्तविक संख्या होगा। क्लियर। ये आपका लास्ट था, और इसके बाद आपका एकदम सभी को थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और ऐसा ही धमाकेदार अगर वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, अगले का भी लेकर के आएंगे थ्योरी के साथ में।
कहिएगा तो आपके हल सॉल्यूशन के साथ में आएंगे और फिर बढ़िया से मजे से मिलेंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।